दैट वाज द पार्ट ऑफ अवर चैप्टर 8। इसमें हमने सारी चीजें कवर कर ली। कंट्रोलिंग हो गया, इंपॉर्टेंस हो गई, लिमिटेशंस हो गई और उसका प्रोसेस। बेसिकली आपको इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अवर चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइनेंशियल मार्केट्स। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन सारे मार्केट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली आपका जो स्टॉक एक्सचेंज वाला पार्ट आता है वो इसी चैप्टर में कवर किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बेसिकली देखिए क्या होता है, फाइनेंस अरेंज करने के लिए या पैसा अरेंज करने के लिए बिजनेस को क्या करना पड़ता है, कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने हमारी 11th क्लास में पढ़ा था कि भाई कंपनी शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है। लेकिन देखिए भाई अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प नहीं लूंगा तो बहुत लिमिटेड एरिया तक ही मैं अपनी कैपिटल रेज कर पाऊंगा। जिन लोगों को मैं जानता हूं उन्हीं से कैपिटल अरेंज कर पाऊंगा, राइट। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे मेरे को जरूरत पड़ेगी सिक्योरिटी मार्केट की, जिसे हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो बेसिकली यहाँ पे हम कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मार्केट्स हैं या कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां से मेरे को फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है, वो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर कवर किया जाता है। तो देखिए फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात करें कि भाई फाइनेंशियल मार्केट का एक्चुअल वर्किंग क्या है, क्यों जरूरत है फाइनेंशियल मार्केट की, तो फर्स्ट पॉइंट इज मोबिलाइजिंग द सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। दैट मींस देखिए बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास कोई फंड्स बचता है तो हम उसे बैंक में डिपॉजिट करना प्रेफर करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी मार्केट ऐसा चाहता है कि भाई आपके पास जो एक्सेस फंड पड़ा हुआ है उसे आप अगर बैंक में रखते हैं तो आपको एक फिक्स रेट से रिटर्न मिलेगा। ठीक है, 3.5% से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इससे बेटर है आप उस फंड्स को इन्वेस्ट कर दो मार्केट के अंदर। ठीक है, अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो, चाहे वो शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया। ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, भाई आपका जो एक्सेस फंड पड़ा था वो उस पर्सन को दे दिया जाएगा जिसको नीड है। जिस बिजनेस को अपनी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए पैसे की जरूरत है उनको वो फंड्स दे दिया जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो एक्सेस फंड पड़ा हुआ था जो आपके काम नहीं आ रहा वो उस पर्सन को ट्रांसफर कर दिया और उसके अगेंस्ट में वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देगा। रिटर्न अगर आप किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो डिविडेंड, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हो तो इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट और डिविडेंड होंगे ये आपके बेसिक बैंक रेट से ज्यादा होंगे। ठीक है, तभी तो आप लोग इन्वेस्ट करोगे। आप रिस्क क्यों लोगे, तभी लोगे जब बैंक से ज्यादा कुछ मेरे को मिल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपनी सेविंग्स को चैनलाइज कर दिया, अपनी सेविंग को दे दिया उस पर्सन को जिसको उस पैसे की या फंड्स की जरूरत थी। नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। अब देखिए जो भी सिक्योरिटी की प्राइस ऑफ इशू डिसाइड की जाती है वो कैसे डिसाइड की जाती है, डिमांड एंड सप्लाई से। हमने इकोनॉमिक्स में हमारा कंसेप्ट पढ़ा है कि भाई अगर मार्केट में किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो डेफिनेट सी बात है उसकी प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर इसका इनवर्स हम बात करते हैं, इनवर्स मतलब अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड कम है तो उसकी प्राइस भी क्या होती है, कम होती है। ये चीज हमने पढ़ी है। तो बेसिकली क्या होता है, प्राइस उसी तरीके से डिसाइड करी जाती है कि भाई मेरी पर्टिकुलर चीज की या मेरी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड क्या है मार्केट के अंदर, कितना प्रीशियस है, कितनी ज्यादा डिमांड है उस चीज की, उसी से प्राइस डिसाइड की जाएगी। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। दैट मींस लिक्विडिटी मतलब कैश में कन्वर्ट करना, कि भाई मेरी जो सिक्योरिटीज है उनकी सेलिंग एंड परचेजिंग कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है, कितने टाइम में मैं अपने फंड्स को कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। बेसिकली जब हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है, इक्विटी शेयर्स के अंदर एक बार हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी के लाइफ टाइम तक वो इन्वेस्टमेंट रहता है। ठीक है, मतलब जिस टाइम कंपनी बंद होगी या कंपनी का क्लोज डाउन होगा उसी के टाइम आपको पैसा रिटर्न किया जाता है। तो वो जो सिक्योरिटीज है वो आती है प्राइमरी मार्केट। लेकिन जब उसकी दोबारा सेल एंड परचेज होती है वो किसके अंदर होती है, सेकेंडरी मार्केट, जो होता है स्टॉक एक्सचेंज। वो हमें हेल्प करता है कि भाई देखो कंपनी तो वापस से नहीं लेगी अपने शेयर्स, लेकिन अगर कोई दूसरा इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो सिक्योरिटी मार्केट की हेल्प से कर सकता है, राइट। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। बेसिकली रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या हो गया कि भाई जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रही है, मतलब जो सेल एंड परचेज के टाइम पे कॉस्ट आ रही है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। देखिए अगर मैं किसी ब्रोकर की या किसी एजेंट की हेल्प ले रहा हूं तो वो तो अपनी फीस चार्ज करेगा। लेकिन अगर मेरी सिक्योरिटीज की प्राइस बढ़ती जा रही है, सिक्योरिटीज की प्राइस इंक्रीज होती जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, मैं अगर
मेरी जो सिक्योरिटीज है मैंने इशू करी कितने में, मैंने इशू करी 10 रुपीज में, और उसकी मार्केट प्राइस आज बढ़कर 100 रुपीज हो गई, मतलब उसकी जो प्राइस है सिक्योरिटीज की वो बढ़ के 100 रुपीज हो गई है, तो क्या होगा भाई, वो जो 90% का प्रॉफिट है वो किसको मिलने वाला है, कंज्यूमर को, और कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा मेरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा। जब ज्यादा ट्रेडिंग होगी तो देखिए कमीशन तो फिक्स है और सेल एंड परचेज ज्यादा हो रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई पर यूनिट जो कॉस्ट आएगी मेरी ट्रांजेक्शन की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप टू द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए क्या होता है हमारा मनी मार्केट। मनी मार्केट में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो इशू किए जाते हैं, जैसे हम बात करते हैं ट्रेजरी बिल्स। देखिए ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं। बेसिकली अगर गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत है तो ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट डायरेक्टली कोई भी सिक्योरिटीज इशू नहीं करती, तो वो क्या करती है, आरबीआई को बोलती है उनके बिहाफ पे शेयर्स इशू करने के लिए। अब इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के क्या फीचर्स होते हैं कि भाई अगर आप ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट कितना होगा, 25,000, टाइम पीरियड कितना होगा, अप टू द पीरियड ऑफ 1 ईयर। बेसिकली ट्रेजरी बिल्स को जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे जीरो कूपन बॉन्ड से पूछा जा रहा है या ट्रेजरी बिल से पूछा जा रहा है, वन एंड द सेम थिंग। क्यों इनको जीरो कूपन बॉन्ड बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, राइट। लेकिन जो सिक्योरिटी इशू की जाएगी वो उसकी मार्केट प्राइस या उसकी फेस वैल्यू से कम पे इशू की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर सिक्योरिटीज की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, आपको 50 रुपीज में इशू कर दिया जाएगा। टाइम पीरियड डिसाइड हो जाएगा कि भाई 1 ईयर से कम कितना रहने वाला है, 7 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, और जिस टाइम वो सिक्योरिटीज वापस से कॉल की जाएंगी आपको कितना अमाउंट पे करेगी गवर्नमेंट, 100 रुपीज। तो मतलब जिस टाइम मैंने परचेज किया था उस टाइम तो 50 रुपीज पे किया, लेकिन मेरे को रिटर्न में कितना मिल गया, 100 रुपीज मिल गया। तो ये हो गया दोनों का डिफरेंस, मेरी इनकम। दूसरे बात कर लेते हैं कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स क्या होते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो क्रेडिट पे गुड्स को सेल एंड परचेज के लिए काम आते हैं, ठीक है। अगर कोई भी परचेजर है वो गुड्स क्रेडिट पे खरीदना चाहता है तो क्रेडिट पे खरीदने के लिए क्या होगा, उसको एक बिल लिखना होगा। दैट मींस कि मैंने इस वेंडर से गुड्स परचेज करे, या जो वेंडर है वो भी एक बिल इशू कर सकता है। वो ये बोलेगा कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन ने मेरे से गुड्स परचेज करे हैं और मैं इसको 3 मंथ्स की क्रेडिट अलाउ कर रहा हूं। दोनों पार्टी साइन कर देंगी। 3 मंथ्स के बाद जब उसकी मेच्योरिटी आएगी या बिल्स का रीपेमेंट किया जाएगा तो बिल्स वापस से कैंसिल कर दिया जाएगा और जो बायर है और परचेजर है उसका पूरा पेमेंट कर देगा। फायदा क्या कि बायर को इमीडिएट पेमेंट नहीं करना पड़ा, और वेंडर को क्या फायदा, जो गुड्स कैश की वजह से सेल नहीं हो रहा था वो गुड्स सेल हो जाए, राइट। तो ये कुछ टाइप के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इशू किए जाते हैं, जो हमने बात करी, राइट। नेक्स्ट इज अवर कैपिटल मार्केट। अगर कैपिटल मार्केट की बात की जाए, कैपिटल मार्केट कौन सा मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट तो नेक्स्ट इज अवर कैपिटल मार्केट। जैसे हमने मनी मार्केट के बारे में पढ़ा कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, कैपिटल मार्केट बेसिकली हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, राइट। अगर मैं बात करूं मेरे को सिक्योरिटीज 1 ईयर से ज्यादा के लिए इशू करनी है तो उसके लिए कौन सा मार्केट होगा, कैपिटल मार्केट। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट होते हैं, जैसे हम बात करें ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जब कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करती है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो एक बुकलेट इश्यू करती है फॉर्म के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। जैसे आपने स्कूल में एडमिशन लिया होगा, उसके साथ आपको एक प्रोस्पेक्टस दिया होगा और उसके एंड में एप्लीकेशन फॉर्म होगा। सेम प्रोसेस रहता है कंपनी का भी। कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, एक बुकलेट इशू करती है जिसमें कंपनी के सारे अचीवमेंट्स के बारे में लिखा रहता है कि भाई कंपनी ने अपनी बिगनिंग से या अपने रजिस्ट्रेशन फेज से आज तक क्या क्या चीजें अचीव की हैं, क्या क्या कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, या कंपनी का कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट है। उस सारी चीजों को पढ़ने के बाद जो इन्वेस्टर है वो ये चीज डिसाइड करता है कि मुझे इस कंपनी में शेयर्स परचेज करने हैं या नहीं करने, ठीक है। अगर उसको लगता है कि भाई मुझे शेयर्स परचेज करने हैं तो वो क्या करेगा, उस बुकलेट को अपने पास रख लेगा। लास्ट में जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया है उसको फिल करके कंपनी के पास डिपॉजिट कर देगा। जितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया होगा वो शेयर्स कंपनी उसको अलॉट कर देने वाली है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा ऑफर फॉर सेल, ठीक है। ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है कि कंपनी डायरेक्टली इशू नहीं करती, कंपनी ब्रोकर्स को या एजेंट्स को अपॉइंट करती है।
और अगर हम कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कहां से परचेज करना होगा, उन ब्रोकर से परचेज करना होगा, राइट। थर्ड कैटेगरी इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि भाई कोई भी सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्संस को ही शेयर्स इशू किए जाते हैं, मतलब हम पब्लिक एज ऑल से कॉल नहीं करके किससे करेंगे, प्राइवेट पर्सन से, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन से ही पैसा कॉल किया जाएगा और उन्हीं से पैसा रिसीव करेगी कंपनी, रेस्ट ऑफ द पर्सन से नहीं करेगी, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईआईपीओ बिल्कुल सिमिलर है हमारा ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस की तरह। बेसिकली क्या होगा कि भाई आज के टाइम की अगर बात की जाए तो सारे ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट कंपनीज इशू नहीं करती है। तो जब सारे ट्रांजैक्शंस को ऑनलाइन कर दिया गया तो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर का नाम भी चेंज हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट। अब आपको जो भी शेयर्स परचेज करने हैं, सिक्योरिटी सेल एंड परचेज करनी है सेकंड टाइम, वो सारी चीजें कैसे होंगी, ऑनलाइन ही की जाएंगी। नेक्स्ट इज अवर प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज द फर्स्ट टाइम इशू मार्केट, ठीक है, जहां पहली बार शेयर्स को इशू किया जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम शेयर्स को इशू किया जाएगा तो वो क्या होता है, प्राइमरी मार्केट। मतलब जब कंपनी पहली बार कंपनी रजिस्टर हुई, कंपनी को अपने शेयर्स अलॉट करने, तो फर्स्ट टाइम इशू मार्केट कौन सा होता है, हमारा प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट की बात की जाए तो सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे सेकेंड टाइम सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, ठीक है। सेकेंड टाइम का मतलब कि भाई कंपनी एक बार इशू कर चुकी है, मैंने आपको बताया कि भाई शेयर्स कंपनी ने जब एक बार इशू कर दिए तो सेकेंड टाइम इशू नहीं किए जाएंगे। अब अगर मेरे को उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मेरे को सिक्योरिटी एक्सचेंज या फिर स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प करनी पड़ेगी। वहां पे अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को सेल करना चाहता है तो ही मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूं, नहीं तो नहीं कर सकता, राइट। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ऐसा मार्केट जो बेसिकली सिक्योरिटीज में डील करता है। ये स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में अगर बात की जाए तो दो ही तरीके के स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इनका रेगुलेटरी अथॉरिटी है। उसके अंदर आते हैं हमारे बीएससी और एनएससी, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट। दोनों ही तरीके की स्टॉक एक्सचेंज में किसी में भी या दोनों में जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी को अपने मार्केट में सेल करने हैं शेयर्स, सेकंड टाइम सेल्स करवाने हैं, सेल एंड परचेज कंटिन्यू रखनी है, तो दोनों में से किसी के एक के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, दैट मींस एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो कंपनी ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट के टाइम इशू कर चुकी है उनकी सेल एंड परचेज प्रोवाइड करती है। दैट मींस बायर्स ढूंढती है और सेलर्स ढूंढती है ताकि जो शेयर्स हैं उनको सेल एंड परचेज किया जा सके। प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, देखिए प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, डिमांड एंड सप्लाई से। तो जिस स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी सिक्योरिटीज की डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस भी ऑब्वियसली उसकी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो डिमांड एंड सप्लाई से हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, सिक्योरिटीज की प्राइस को डिसाइड किया जाएगा। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट मींस कंज्यूमर के साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, उस चीज को चेक करने का काम भी किसका है, स्टॉक एक्सचेंज का। दैट मींस जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो ये चीज देखती है कि भाई ट्रांजैक्शन सेफली होने चाहिए। जैसे मैं आपको इस चीज को कंपेयर करता हूं हमारे ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन से। जब हम कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको रेगुलेट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। वो ये चीज चेक करता है कि भाई जो ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं उसमें कोई फ्रॉड ना हो, जिस भी पर्सन को पेमेंट किया जा रहा है उसको टाइम टू टाइम पेमेंट मिल जाए और किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पे सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट मींस सिक्योरिटी का सेल एंड परचेज और उसका पेमेंट, जो ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं बायर और सेलर के बीच में, वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो भी सेल एंड परचेज की जा रही है उस पे क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है, ठीक है। और वो टैक्स डायरेक्टली जा किसके पास रहा है, गवर्नमेंट के पास। या फिर हम ऐसा बोले, हम अपना जो एक्सेस फंड है वो किसको दे रहे हैं, बिजनेसमैन को या किसी भी बिजनेस एंटिटी को। वो क्या कर रहे हैं, उस पैसे को यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली दोनों तरीके से, गवर्नमेंट तो टैक्स के फॉर्म में और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो फंड्स उनको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं उसके फॉर्म में हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट
स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, दैट मींस लोगों में इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट्स को इंक्रीज कर रहा है कि भाई आपके पास अगर कोई फंड रखा हुआ है, कोई पैसा रखा हुआ है आपके पास, तो आप उस पैसे को रखो मत, इन्वेस्ट कर दो मार्केट के अंदर। इन्वेस्ट आप करोगे तो उससे होगा क्या कि आपका जो एक्सेस फंड है उस पर आप ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हो, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स स्कोप ऑफ स्पेकुलेशंस। बेसिकली स्पेकुलेशंस का मतलब क्या होता है कि भाई देखिए, अगर मैंने सिक्योरिटीज को दो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर किया, पहला होता है एनएससी और दूसरा होता है बीएससी, दोनों में रजिस्टर कराया। अब देखिए बीएससी में मेरी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है, सेल एंड परचेज बहुत ज्यादा होती है, तो डेफिनेट सी बात है प्राइस वहां पे ज्यादा होगी। और एनएससी में मेरे शेयर्स की जो सेल एंड परचेज होती है वो कम होती है, तो वहां पे प्राइस क्या होगी, कम होगी। तो इन्वेस्टर जो है उसको तो एक ऑप्शन मिल गया ना कि भाई कम प्राइस पे खरीदो और ज्यादा पे सेल करो, तो वो क्या हो गया, स्पेकुलेशन। और ये चीज कब तक होगी, जब तक दोनों जो एनएससी है और बीएससी में दोनों में प्राइसेस इक्वल नहीं हो जाती, ठीक है। क्योंकि जब हम ज्यादा सेलिंग परचेजिंग करने लग जाएंगे एक स्टॉक एक्सचेंज से और दूसरे में सेल करने लग जाएंगे, तो देखिए उस वाले स्टॉक एक्सचेंज में सप्लाई ज्यादा हो गई और इस वाले स्टॉक एक्सचेंज में डिमांड ज्यादा हो गई। तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू चलता है जब तक दोनों चीज इक्वलाइज नहीं हो जाती, दोनों में डिमांड एंड सप्लाई बराबर नहीं हो जाती, या हम ऐसा कहें दोनों में प्राइसेस इक्वल नहीं हो जाती, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी कौन है? डिपॉजिटरी ऐसा पर्सन होता है जो हमारी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि भाई दो टर्म्स हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, पहला होता है डिपॉजिटरी और दूसरा होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो डिपॉजिटरी ऐसा पर्सन है जो रजिस्टर हो रहा है किसके पास, सेबी के पास, और वो जो रजिस्टर हो रहा है वो किस लिए कर रहा है कि भाई उसको परमिशन दी गई है स्टॉक एक्सचेंज से कि आप शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जो काम करते हैं वो लोग होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, दैट मींस डिपॉजिटरी के जो एजेंट्स होते हैं वो होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अगर मैं अपनी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अप्लाई करना होगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स मेरे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को ले लेंगे और उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। उसी प्रोसेस को बोला जाता है डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। दैट मींस अब हमारी जो सिक्योरिटीज है वो फिजिकल पेपर नहीं है, वो फिजिकल पेपर मैंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या डिपॉजिटरी को दे दिया है, उसने मेरे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इट इज वेरी सिमिलर टू अवर बैंक अकाउंट। जैसे हम बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम हार्ड करेंसी बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं और वो जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है हमारे अकाउंट के अंदर, ठीक है। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे चलता है डीमेटेरियलाइजेशन के अंदर, कि हमारे पास जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स है उसको डिपॉजिटरी अपने पास रख लेता है और जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट उसने रखे उसके बिहाफ पे हमारे अकाउंट को, जो डीमेट अकाउंट है या फिर जिसे बोला जाता है डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट, उसमें क्रेडिट कर दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेबी। देखिए हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे सेबी के, क्या चीज पढ़ी थी इसके अंदर, कि सिक्योरिटी मार्केट्स को रेगुलेट करना, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कंज्यूमर के साथ किसी तरीके का फ्रॉड नहीं होना चाहिए, दोनों स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना प्रॉपर्ली, उनके लिए पॉलिसीज फ्रेम करना। तो बेसिकली पूरा जब रेगुलेशन आपके हाथ में है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि भाई वो क्या हो गए, हमारे सिबलिंग्स हो गए जिनका हमें पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेबी क्या हो गया, हेड हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और जो हमारे एनएससी बीएससी है वो उसके क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए छोटे, ठीक है, उनका उसको प्रॉपर ध्यान रखना है। तो उसी तरीके से क्या होता है, सेबी के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ सेबी। फंक्शंस में क्या आता है, बेसिकली हमने जो फंक्शंस पढ़े थे वो पढ़े थे रेगुलेटरी फंक्शंस, प्रोटेक्टिव फंक्शंस एंड डेवलपमेंट फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शंस मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसा उसका नेम है वैसे ही सजेस्ट किया गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करना। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटेक्टिव फंक्शंस, मतलब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। थर्ड वन इज योर डेवलपमेंट फंक्शंस। डेवलपमेंट फंक्शंस मतलब कि भाई हमें सिक्योरिटी मार्केट को किस तरीके से डेवलप करना है, किस तरीके के चेंजेस लेकर आने हैं, उसके लिए क्या बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस या पॉलिसीज फ्रेम करना, राइट। तो तीन तरीके के इसके फंक्शंस हो गए। लास्ट आता है आपका OTCEI, दैट इज ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। बेसिकली कई बार क्या होता है, कुछ छोटी कंपनीज होती हैं जो इतने बड़े लेवल पे काम नहीं कर रही या फिर जिनको एनएससी या बीएससी के पास रजिस्ट्रेशन करने की परमिशन नहीं मिल रही है, वो इस एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर करा सकती हैं।
बेसिकली इनका फंक्शन भी सेम ही होता है नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज के लिए, लेकिन जो छोटी कंपनीज है जिनको परमिशन नहीं मिलती एनएससी और बीएससी के पास रजिस्टर होने की, वो लोग ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया पे रजिस्टर करा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ ओटीसी। अगर इनके एडवांटेज की बात की जाए तो एडवांटेज क्या होते हैं इसके, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, एडवांटेजेस ऑफ ओटीसी मार्केट क्या होता है, हमने इस पे बात करी कि भाई ऐसी कंपनीज जो हमारी सेबी के अंदर रेगुलेट हो रही है लेकिन जिनको एनएससी और बीएससी के पास रजिस्ट्रेशन करने की परमिशन नहीं मिल रही, उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब ऐसी कंपनीज जो क्लोजली हेल्ड है, प्राइवेटली हेल्ड है, वो अगर अपने शेयर्स को रजिस्ट्रेशन कराना चाहती हैं तो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर करा सकती है, ठीक है। तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि भाई वो भी अपनी सिक्योरिटीज नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज की तरह क्या करवा सकती है, सेल एंड परचेज करवा सकती है, ठीक है। तो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया किसके लिए, उन्हीं पर्संस के लिए जिनको परमिशन नहीं मिली है किसके पास, हमारी एनएससी और बीएससी के पास। So students, this was the complete revision of our chapter number 8 and 9. I hope you have understood and this was the brief recapitulation of your chapters. Please study well and take care. Thank you.